और बच्चों मिजाज कैसे? बढ़िया। चलिए, आज भौतिक विज्ञान 11th में गति के नियम हमारा चल रहा है पार्ट 5 और लेक्चर 3। लेक्चर 2 में आपने देखा कि भाई जो न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम, उनको मैंने एलैबोरेट किया, व्याख्या की उसकी मैंने, ठीक है। और खास तौर से जो द्वितीय नियम था न्यूटन का, उसका गणितीय रूप लिखा, F = ma या F = mv-u/t। अब इसके ऊपर कुछ आंकित प्रश्न होंगे इस संकल्पना पर, कंसेप्ट पर। तो हम बारी बारी से देखते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं बेटा, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं यहां लिख दूं न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का सेकंड नियम। न्यूटन का जो सेकंड नियम है, इसका गणितीय रूप क्या है? गणितीय रूप क्या है बच्चों इसका? F = ma। ये क्या है? गणितीय रूप। ये गणितीय रूप है न्यूटन का द्वितीय नियम का। या इसको लिख दूं F = mv-u/t, जहां पर बच्चों F बल हो गया, m द्रव्यमान हो गया, ठीक है, a त्वरण हो गया, v अंतिम वेग हो गया, u प्रारंभिक वेग हो गया, t समय हो गया। जहां F बल हो गया, m द्रव्यमान हो गया, ठीक है, u प्रारंभिक वेग और v अंतिम वेग। ये अंतिम वेग हो गया, ये प्रारंभिक वेग हो गया, और t क्या हो गया? t हो गया समय। तो ये द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। अब इसका उपयोग करके हम किस तरीके से अंकित प्रश्नों को बनाते हैं बेटा। जब पहले यूपी बोर्ड में 11 12 का जानते हैं एक साथ आता था, जो फाइनल बोर्ड के अंदर 11 का सिलेबस भी आता था, तो तब एक क्वेश्चन आया 3 नंबर में यूपी बोर्ड में। तो ये 2015 की बात है और ये 3 मार्क का क्वेश्चन था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जैसे बेटा यहां पे घर्षण रहित तल है, यहां इस तल पर कोई घर्षण कार्य नहीं कर रहा है। यहां 3 ब्लॉक है, यहां 3 ब्लॉक आपस में बांध के रखे हुए हैं। ये 3 ब्लॉक है, ठीक है। एक का मास समझ रखा है कि भाई 2 किलोग्राम है, एक का 8 किलोग्राम है, एक का 10 किलोग्राम है, ठीक है। इनको यहां डोरी से बांध दिया गया है, इस तरीके से यहां पर डोरी से बांधे गए हैं। डोरी का अपना कोई द्रव्यमान नहीं है, डोरी का कोई द्रव्यमान नहीं है। अब क्या कर रहे हैं कि हम एक तरफ यानी ब्लॉक 10 किलोग्राम के ब्लॉक पर 40 न्यूटन का बल लगाकर, ठीक है, इस पूरी रेलगाड़ी को खींच रहे हैं। पूरी रेलगाड़ी सी है, डिब्बे ये हो गए, ठीक है, और यहां बीच में रस्सियां या चेनें बंधी हुई है, इसको यूं करके खींचा जा रहा है। तो अब मुझे कुछ चीजें यहां पर ज्ञात करनी है, यानी 40 न्यूटन के बल से इसको मैं खींच रहा हूं। 40 न्यूटन के बल से, 40 न्यूटन के बल से सभी ब्लॉकों को एक साथ खींचा जा रहा है, एक साथ खींचा जा रहा है, ठीक है। आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो कि भाई जब तीनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं तो इनका सामान्य त्वरण क्या है? सामान्य त्वरण, ये तीनों किस त्वरण से चल रहे हैं, ठीक है। और इनके जो 2 ब्लॉक है, जैसे 2 किलोग्राम और 8 किलोग्राम, इनके बीच जो डोरी है उसमें तनाव क्या है? 8 और 10 किलोग्राम के बीच की डोरी में तनाव क्या है, ठीक है। तो दूसरा हमें निकालना है, यानी इस डोरी में तनाव 2 किलोग्राम व 8 किलोग्राम के द्रव्यमानों के बीच लगी डोरी में तनाव। कितना तनाव है? जो 2 और 8 किलोग्राम की द्रव्यमानों के बीच लगी डोरी में कितना तनाव है? तीसरा 8 किलोग्राम व 10 किलोग्राम
के द्रव्यमानों के बीच लगी डोरी में तनाव, ये हमें निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसे देखते हैं बेटा आंसर। देखो सबसे पहले जब हम इस ब्लॉक को, सभी ब्लॉकों को एक साथ खींचेंगे तो इस डोरी में कोई झोल नहीं होगा, कोई ढीली नहीं पड़ रही होगी, तनी हुई होंगी, एक साथ चल, तभी बेटा चल पाएंगे सभी ब्लॉक एक साथ। एक आध ढीला हुआ यहां पे ये रस्सी में जैसे झोल है तो ये नहीं चलेगा, ये चल जाएंगे। जब इसका तनाव आएगा तो फिर 2 किलोग्राम का भी चलने लगेगा। ये चलने का तरीका होता है। तो जब एक साथ सब चलेंगे तो कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कुल द्रव्यमान, टोटल मास कितना हो गया? 2 + 8 + 10, यानी 20 किलोग्राम का टोटल द्रव्यमान हो गया। कुल बल कितना लगा? कुल बल कितना लग रहा है? 40 न्यूटन का। बाह्य बल कितना कार्य कर रहा है? 40 न्यूटन। तो उत्पन्न त्वरण, जो त्वरण हो गया बच्चों, क्या होता है त्वरण? F बराबर ma, F बराबर यानी फोर्स बराबर मा ma, तो A = F/m। बेटा F 40 है और टोटल द्रव्यमान 20 है, क्योंकि सभी द्रव्यमान एक साथ चल रहे हैं इसलिए टोटल द्रव्यमान ले लिया गया। तो ये हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, त्वरण से चलेगा, पूरा सिस्टम इस त्वरण से चलेगा। ठीक है, अब बेटा इन रस्सियों में तनाव होगा, खिंची हुई होंगी। ठीक है, तो इनका ये नियम है, जो डोरी, एक डोरी एक तनाव, ये डोरी अलग है, ये अलग है, तो दोनों में तनाव अलग होगा। मान लो इसमें तनाव T1 है, T1 तनाव ये, यानी जो डोरी है इधर भी खिंच रही है, इस तरफ खिंच रही है, और यानी 10 किलोग्राम का जो मास है ये 8 किलोग्राम की वस्तु को अपनी ओर खींच रहा है, तनाव T1। ठीक है, ऐसे ही 8 किलोग्राम का, ठीक है, ये द्रव्यमान 10 किलोग्राम को अपनी ओर खींच रहा है, T1। तो ऐसे ही यहां पर ये T2 हो गया और ये T2 हो गया। एक प्रकार की रस्सी, एक प्रकार का तनाव, अलग अलग रस्सियां, इसमें T1 तनाव और इसमें T2 तनाव। अब बेटा हमें T1 T2 की बारी बारी से मान निकालने हैं। तो सबसे पहले 2 और 8 किलोग्राम के बीच, इनके बीच तनाव निकालना है, यानी T2 का मान निकालना है। तो पहला पार्ट ये हो गया। अब T2 पार्ट यानी दूसरा पार्ट यहां लिख देते हैं, दूसरा पार्ट। बेटा दूसरे पार्ट में सिर्फ इसको देखें, या इस वाले ब्लॉक को देखें, T2 2 किलोग्राम को खींच रहा है, यानी इसको मैं खाली ऐसे बना दूं, ये 2 किलोग्राम का द्रव्यमान बना दूं, 2 किलोग्राम। तो इस पर बल कितना लगा? T2। और त्वरण क्या है इसमें? A त्वरण। कहां चल रहा है ये? सीधे हाथ की ओर, बल की दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो T2 एक प्रकार से जो इसको, इस 2 किलोग्राम की वस्तु को चलाने के लिए आवश्यक बल है, T2 उसके बराबर है। तो T2 बराबर इसको चलाने के लिए आवश्यक बल, 2 किलोग्राम के द्रव्यमान को चलाने के लिए आवश्यक बल, द्रव्यमान गुणा त्वरण, m × a। m तो इसका 2 है और त्वरण a का मान भी कितना है? 2। तो ये 4 न्यूटन, 4 न्यूटन का बल हो गया, यानी T2 का मान कितना हो गया? 4 न्यूटन। ठीक है, तो इस डोरी में जो तनाव होगा 4 न्यूटन के बराबर होगा ना। अब तीसरा पार्ट करते हैं, तीसरा हिस्सा करते हैं। अब तीसरा पार्ट बेटा हमें T1 का मान निकालना है। अब यहां देखिए आप, या तो ये ब्लॉक ले लीजिए या ये ब्लॉक ले लीजिए। अगर मैं 8 किलोग्राम ले लेता हूं, यानी 8 किलोग्राम, कोई एक द्रव्यमान ले लीजिए, मैंने 8 किलोग्राम का ले लिया। 8 किलोग्राम भी सीधे हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर A त्वरण से चल रहा है। अब इस पर 2 बल कार्य कर रहे हैं, एक तनाव T1 सीधे हाथ की ओर और बाएं हाथ की ओर T2। ठीक है, तो जाहिर है कि भाई इसका त्वरण कहां पर है? A त्वरण से आगे बढ़ रहा है, यानी T1 जो है T2 से बड़ा होगा। तो T1 - T2 नेट बल क्या हो गया? T1 - T2। T1 सीधे हाथ की ओर है और T2 उल्टे हाथ की ओर है। ठीक है, चूंकि वस्तु कहां चल रही है? सीधे हाथ की ओर चल रही है, इसका मतलब T1 बल जो होगा T2 से बड़ा होगा।
दोनों विपरीत दिशा में है, तो T1 माइनस T2 का नेट बल हो गया। जो नेट बल होगा वो द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर होगा। तो द्रव्यमान 8, त्वरण ए का मान कितना, ए का मान 2, ये आ गया। तो बेटा ये 16 हो गया, ये कितना आ गया 16, 8 दूनी 16 इधर आ गया, T1 माइनस T2। T1 मुझे निकालना है, T2 का मान यहां पर देखें कितना है 4 न्यूटन। बेटा 4 को उधर ले जाइए आप, तो हमारे पास क्या आ गया, यानी T1 बराबर 4, यहां पर ऋण है उधर जाके धन हो गया, 16 प्लस 4 यानी 20 न्यूटन। ये 20 न्यूटन आ गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मैं अगर ये भी ले लूं ब्लॉक तब भी आंसर यही आएगा, 20 न्यूटन ही आएगा। अगर मैं ये वाला ब्लॉक ले लूं, लेके दिखा देता हूं मैं आपको इसे। यानी एक तो मैं ऐसे कर सकता हूं, तीसरा पार्ट भाई T1 का मान निकालना था, T1 ये आ गया मेरे पास 20, या मैंने ये वाला किलोग्राम यानी 10 किलोग्राम की वस्तु ले ली, पहला ब्लॉक ले लिया ये 10 किलोग्राम। बेटा इस पर यहां लगा 40 न्यूटन का बल, इधर लग रहा है, और दूसरा बल T1 इस ओर लग रहा है। तो नेट बल अभी भी वस्तु कहां चल रही है 10 किलोग्राम की, सीधे हाथ की ओर, बाह्य बल 40 न्यूटन की तरफ, उसके अनुदिश ए का मान कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बस बेटा 40 माइनस T1 कर दे, चूंकि विपरीत दिशा में है तो इनका नेट बल 40 माइनस T1 बराबर, नेट बल हो गया इसका द्रव्यमान गुणा त्वरण, 10 गुणा 2, ये हो गया 20, ये हो गया 40 माइनस T1 को आप इधर ले जाओ और 20 को इस तरफ ले आओ, तो T1 बराबर 40 माइनस 20, तो 20 न्यूटन। तो आप किसी तरीके से भी निकाल लो, चाहे आप यहां से निकाल लो, चाहे आप यहां से निकाल लो, ठीक है। तो ये 20 न्यूटन के बराबर आपका यानी T1 का मान 20 न्यूटन हो गया, और T2 का मान हमारे पास आ गया, T2 का मान हमारे पास कितना है 4 न्यूटन के बराबर। तो इस तरीके से बेटा हम ये वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो ऐसा ब्लॉक और डोरी का कोई भी क्वेश्चन होगा, आप इस तरीके से उसको करना। चलिए अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मान लो बेटा एक 20 किलोग्राम की वस्तु यहां रखी है। ये कितने किलोग्राम की वस्तु है 20 किलोग्राम की वस्तु, ठीक है। इस पर दो बल एक साथ कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं इस वस्तु पर, 2 बल, एक 6 न्यूटन का और एक 8 न्यूटन का बल एक दूसरे से लंबवत दिशा में कार्य कर रहे हैं। इस वस्तु पर 20 किलोग्राम के द्रव्यमान की वस्तु पर 2 बल एक साथ कार्य कर रहे हैं, 8 न्यूटन का और 6 न्यूटन का। इनके बीच कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो हमसे कहा जा रहा है कि भाई जो त्वरण होगा, द्रव्यमान का त्वरण होगा, उसका मान और दिशा ज्ञात कीजिए। यदि 6 न्यूटन व 8 न्यूटन के बल एक वस्तु, द्रव्यमान कितना 20 किलोग्राम, एक वस्तु पर एक साथ 90 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो परिणामी त्वरण का मान व दिशा ज्ञात करो। तो उसकी दिशा और उसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जो यहां पर जो वस्तु है 20 किलोग्राम, इस पे 2 बल 6 न्यूटन 8 न्यूटन कार्य कर रहे हैं। तो इन दोनों का सबसे पहले परिणामी बल निकाल लो, ठीक है। जो परिणामी बल होता है, परिणामी बल यानी वेक्टर की तरह, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि अगर 2 वेक्टर या 2 बल
दो वेक्टर, दो सदिश, जैसे बल यहां पे सदिश है, अगर थीटा कोण पर कार्य कर रहे हैं तो इनका जो परिणामी आर होगा उसका मान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा ये होगा। अगर थीटा, यदि थीटा यहां पर 90 डिग्री कर दिया जाए, जैसा कि यहां पे दो बल के बीच, दो सदिशों के बीच 90 डिग्री का कोण है, तो थीटा 90 डिग्री है, तो उस केस में cos 90 शून्य हो जाता है, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा, ये पार्ट शून्य हो जाएगा, cos 90 शून्य, तो परिणामी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं परिणामी बल निकाल लेता हूं। परिणामी बल, परिणामी बल, बेटा परिणामी बल निकालते हैं। परिणामी बल मान लो F के बराबर है, ये हो गया अंडर रूट ऑफ पहला बल यानी 6a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका अंडर रूट, क्योंकि cos थीटा वाला पद जो हो गया वो शून्य हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया 36 प्लस 64, ये हो गया 100 यानी 10 न्यूटन। तो परिणामी बल 10 न्यूटन का आ गया, ठीक है, तो यानी इनका परिणामी बल कितना है 10 न्यूटन, द्रव्यमान कितना है 20 किलोग्राम, तो परिणामी त्वरण हो गया, परिणामी त्वरण इसका मान हो गया परिणामी बल, परिणामी बल बटे द्रव्यमान, परिणामी बल में द्रव्यमान का भाग लगा दें, परिणामी त्वरण आ जाएगा। परिणामी बल मेरे पास 10 है और द्रव्यमान कितना है बच्चों 20, तो यानी ये हमारे पास आ गया 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1/2 या 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये परिणामी त्वरण हो गया। एक बात तो निकल आई कि भाई परिणामी त्वरण का मान तो आ गया, अब दिशा निकालिए, दिशा भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब दिशा देखिए, इसको हटा देते हैं बेटा, यहां पे जैसे ये कार्य कर रहा है, ये 6 न्यूटन और ये 8 न्यूटन, ये 90 डिग्री। एक यहां पर समानांतर चतुर्भुज बना लो, ये समानांतर चतुर्भुज बना लो, ठीक है, जैसे आपने वेक्टर एडिशन में देखा ही, जो परिणामी था उसकी दिशा हम कैसे निकालते हैं कि भाई 6 और 8 का जो ये विकर्ण होगा जो इन दोनों की टेल से पूंछों से गुजर रहा है, ये परिणामी को बताएगा, ये परिणामी को बताएगा, ठीक है। तो बेटा अब यहां पे परिणामी, ये मैंने मान लिया कि भाई जो परिणामी हमारे पास 10 आ रहा है, 10 न्यूटन का परिणामी आ गया, ये अल्फा कोण बना रहा है 8 न्यूटन से, ये मैंने O बिंदु मान लिया, ये A बिंदु मान लिया और ये B मान लिया। अब बेटा अल्फा का मान निकाल लें, ये 6 न्यूटन, समानांतर चतुर्भुज की विपरीत जो भुजाएं होती है बराबर, ये 6, ये भी 6, ये 8 न्यूटन, तो मैं निकाल लूं यहां से 10 अल्फा। इस त्रिभुज OAB में कौन से त्रिभुज, इन त्रिभुज कौन से त्रिभुज OAB में, OAB में त्रिभुज, OAB ढूंढो, OAB इस त्रिभुज में 10 अल्फा, ठीक है, लंब बटे आधार, लंब हो गया AB, आधार हो गया OB। बेटा AB का मान कितना 6 और आधार का मान कितना 8, ठीक है, ये 2 3 6, 2 चौक 8, 3/4, ये आ गया 10 अल्फा का मान। हम चाहे तो लिख सकते हैं अल्फा 10 को उधर ले जाके 10 इनवर्स पढ़ा जाता है 3/4, ठीक है। तो बेटा ये तो मैं, आप कहोगे ये तो सर बल की निकाली है आपने, बल की निकाली जाएगी, बल की दिशा में ही परिणामी त्वरण होगा, परिणामी बल की दिशा में, परिणामी त्वरण कहां आएगा हमेशा बल की दिशा में आएगा, परिणामी बल ये हो गया, ठीक है, इसी दिशा में त्वरण की दिशा होगी, यही दिशा त्वरण की होगी, तो त्वरण की दिशा ये होगी। इस तरीके से बेटा हम यहां पर इसको निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा कंपटीशन में भी, नीट में, IIT मेंस के अंदर भी इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड रहते हैं।
अब देखो एक वस्तु है 20 किलोग्राम की, 20 किलोग्राम की वस्तु है, ठीक है। ये चल रही है 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। एक वस्तु मेरी तरफ आ रही है, एक वस्तु मेरी तरफ आ रही है, द्रव्यमान कितना है इसका 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम की वस्तु मेरे पास आ रही, मार्कर आ रहा है 20 किलोग्राम का, मान लीजिए, ठीक है। कितनी रफ्तार से? 15 मीटर पर सेकंड से। मुझे इसे रोकना है, भाई मार्कर मेरे पास आ रहा है, मुझे रोकना है, तो इसकी विपरीत दिशा में, इसकी गति की या वेग के विपरीत दिशा में मुझे बल आरोपित करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर एक बल आरोपित किया गया इसे रोकने हेतु 50 न्यूटन का। तो सवाल किया जा रहा है कि कितनी देर में यह वस्तु रुक जाएगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यदि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है 15 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। यदि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 20 किलोग्राम है 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, ठीक है, उसे रोकने के लिए उसकी विपरीत दिशा में 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है। उसकी गति को रोकने के लिए उसकी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में 50 न्यूटन का बाह्य बल लगाया जाता है। तो हमें बताना है वस्तु कितने समय में रुक जाएगी, वस्तु कितने समय में रुक जाएगी, वस्तु कितने समय में रुक जाएगी। पॉज करके कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है 15 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, उसकी गति को रोकने के लिए उसकी विपरीत दिशा में 50 न्यूटन का बाह्य बल लगाया जाता है, वस्तु कितने समय में रुक जाएगी, ठीक है। यही आंसर लिख देते हैं बेटा। जब 50 न्यूटन का बल इस पर लगाऊंगा तो इसमें क्या पैदा होगा, एक रिटार्डेशन यानी ऋणात्मक एक्सेलरेशन, ऋणात्मक त्वरण या मंदन पैदा होगा। तो जो मंदन होगा, मंदन यानी ए लिख रहा हूं मैं इसे, ठीक है, ये किसके बराबर, जो बल लगाया गया है बल बटा यानी त्वरण है, मंदन जो नेगेटिव त्वरण है मंदन कहलाएगा। तो इसे हम लिखेंगे बल बटे द्रव्यमान, बल बटे द्रव्यमान। बल का मान कितना है 50, द्रव्यमान 50 न्यूटन का बल का मान है, द्रव्यमान कितना है 20, तो ये आ गया बेटा 2.5। अब ध्यान रखें जब मंदन को मैं लिख रहा होता हूं, जब मंदन को मैं लिखूंगा, ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, यानी नेगेटिव बताना, शो करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। वैसे दो बातें होती है, अगर मैं मंदन लिख रहा हूं, अगर मंदन लिख रहा हूं मैं, तो मैं ना भी लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ए लिख रहा हूं खाली, तो मुझे माइनस साइन जरूर लिखना पड़ेगा। इट इज टू बी नोटेड, नोट करो इस चीज को बेटा, कि भाई अगर ये खाली, अगर मैं मंदन बोल रहा हूं तो मंदन तो मैं 2.5 लिख सकता हूं, चलेगा, ठीक है, या नेगेटिव की जरूरत नहीं है। लेकिन खाली अगर मैं ए लिखूं तो मुझे माइनस साइन जरूर लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो मंदन आ गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ए का मान हो गया -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना त्वरण पैदा हुआ -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। बेटा इसका वेग क्या है आरंभिक 15 मीटर पर सेकंड, और मंदन इतना पैदा हो गया, तो अब डेफिनेट ये बात पक्की है, अब कुछ दूरी पर ये रुक जाएगी। तो कितनी दूरी पर रुकेगी ये हमें निकालना है। तो अब बेटा गति का समीकरण लगा दीजिए, गति का समीकरण लगा दे कि भाई v बराबर u प्लस at।
अब अंतिम वेग, चूंकि रुकना है इसे, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आरंभिक वेग कितना है, 15, और ए का मान कितना है, -2.5 गुणा समय t। बेटा 2.5 को इधर ले आइए, ये धनात्मक हो गया, 2.5 बटे 15, t बराबर 15 बटे 2.5। डेसिमल हटा के ये बढ़ा दीजिए ऊपर, तो 25 से 150 पूरा 6 बार कट गया, 6 सेकेंड। तो कितनी बार आ गया ये, यानी कितना आ गया ये, 6 सेकेंड। तो ऐसे लिख दूं मैं इसको, 6 सेकेंड। तो ये वस्तु आपकी कितनी देर में रुक जाएगी, 6 सेकेंड में रुक जाएगी। ठीक है, वीडियो देख लेते हैं कितना सही तो बन रहा है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब बेटा एक 3 किलोग्राम की वस्तु है, द्रव्यमान कितना है, 3 किलोग्राम। ठीक है, ये चल रही है 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। कितने वेग से चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधे हाथ की तरफ भागी जा रही है। ठीक है, मैंने इस पर एक बल लगा दिया। बल इस तरीके से लगाया कि इसकी गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस पर एक बल आरोपित कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से आरोपित करते हैं, उसकी गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और 25 सेकंड के बाद, 25 सेकंड के समय अंतराल के बाद उसका वेग बढ़कर 3.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो पूछ रहा है कि भाई बल जो आरोपित किया गया किस दिशा में किया गया और उसका मान क्या है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, यानी एक बल आरोपित किया जाता है, एक बल एक वस्तु जिसका द्रव्यमान कितना है, m, एक बल एक वस्तु पर आरोपित किया जाता है जिसका आरंभिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, बल आरोपित करने के बाद वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और 25 सेकंड में वस्तु का वेग 3.5 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 25 सेकंड में वेग कितना हो गया, 3.5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो हमें बताना है आरोपित बल की दिशा और उसका मान। आरोपित बल की दिशा तथा उसका मान ज्ञात करो। सबसे पहले बेटा यहां पे अगर मैं बल लगाऊं, अगर इस पे बल लगाऊं और उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि बल वस्तु के प्रारंभिक वेग की दिशा में लगाया जा रहा है। ठीक है, बल आरोपित ये हो गया बेटा, तभी तो ना तो उसकी यानी कि दिशा में परिवर्तन हुआ, बल्कि उसकी वेलोसिटी में, वेग में बढ़त और हो गई, वृद्धि और हो गई। ये तभी होगी वृद्धि जब उसके प्रारंभिक वेग की दिशा में ही बल कार्य कर रहा हो।
ठीक है, तो बल की दिशा तो आ गई कि भाई प्रारंभिक वेग की दिशा में या उसकी गति की दिशा में बल लगाया जा रहा है। हमें ये बताना है कि भाई बल का मान कितना है। तो अब बल का मान निकालने के लिए F बराबर m इंटू ए, द्रव्यमान मेरे पास है ही, अब त्वरण निकालना पड़ेगा। बेटा त्वरण यहां से इस इंफॉर्मेशन से निकाल लिया जाएगा। प्रारंभिक वेग कितना है? प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग v कितना है? 3.5 मीटर पर सेकेंड। और समय टाइम, समय अंतराल 25 सेकेंड दे रखा है। कितना है ये? 25 सेकेंड। ठीक है, चाहो तो 25 सेकेंड ये एस लिख लो, सभी में वैसे लिख रहा हूं, इंग्लिश में तो इंग्लिश में ही लिख दो यूनिट इनके। तो बेटा अब यहां पे यू वी टी ये मुझे मालूम है, तो बस सबसे पहले त्वरण निकाल लीजिए। तो गति का प्रथम नियम लगा दीजिए, गति का प्रथम समीकरण। तो पहले समीकरण से, पहला समीकरण क्या बोल रहा है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको लगा दो। अब v कितना हो गया? 3.5, u कितना है? 2। ठीक है, अब a निकाल लेंगे, टाइम दे रखा है 25 सेकेंड। बेटा 2 इधर ले आइए, तो ये मेरे पास आ गया, चलो यहां लिख देता हूं मैं, यानी 25 a, 2 को मैं इधर लेकर आ गया, इधर 25 से 2 को इधर लेकर आएंगे, तो 3.5 माइनस 2 यानी 1.5, 1.5 हो गया। ठीक है, यहां थोड़ा साफ कर ले, इसे ऊपर लिख देते हैं कि भाई 25a 1.5 के बराबर, अतः a इज इक्वल टू 1.5 बटे 25। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, डेसिमल हटा के ये कर लो यहां पर। ठीक है, अब 5 से कर लो आप इसे, 5 3 बार, और यानी 3/50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास। ये क्या आ गया बच्चों? त्वरण आ गया, ये त्वरण हो गया। ठीक है, बस अब बल का मान निकाल लीजिए। बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान m इंटू त्वरण a। द्रव्यमान कितनी है? 3 किलोग्राम। त्वरण कितनी है? 3/5। ठीक है, तो ये हो गया 9/50 न्यूटन। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहां पर इसको इंडिकेट कर सकता हूं। ठीक है ना, जैसे मैंने संवेग यूज किया, तो कुछ प्रश्न ऐसे भी हम देख सकते हैं कि भाई गति के द्वितीय नियम के अंदर, यानी मैंने क्या किया, जब लिखाया इसको मैंने 2 तरीके से इंडिकेट किया कि भाई जो आरोपित बल या बाह्य बल होता है किसके बराबर है? द्रव्यमान गुणा त्वरण के बराबर है। ठीक है, या बेटा मैंने ऐसे इसको बताया कि भाई वस्तु में या वस्तु के रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? बाह्य बल के, जो आरोपित बाह्य बल है उसके समानुपाती होती है। और ये जो संवेग परिवर्तन है बल की दिशा में ही हो रहा होता है। तो अब यहां पे संवेग और बल, इनको भी रिलेट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को भी रिलेट करते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे बेटा जो संवेग है, रेखीय संवेग P से लिखते, ये किसके बराबर है? द्रव्यमान गुणा वेग, यानी P बराबर द्रव्यमान m वेग v, P बराबर m v, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जैसे मैं इसको यहां काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा से भी जोड़ सकता हूं, यही गतिज ऊर्जा से जोड़ दिया जाएगा कि भाई यदि गतिज ऊर्जा, ठीक है, या ऐसे लिख दो, गतिज ऊर्जा के बराबर क्या है? हाफ mv²। तो बेटा गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग, इनको जोड़ सकता हूं मैं, यानी इनको आपस में रिलेट कर सकता हूं, संबंधित कर सकता हूं। कैसे? कि भाई m का ऊपर नीचे गुणा कर लिया जाए, m का ऊपर नीचे गुणा कर लें, ये हो गया m² v² बटे 2m, 2 का m के साथ 2m हो गया।
m इंटू एम एम स्क्वायर हो गया बेटा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एम वी का होल स्क्वायर, 2m, ये एम वी मेरे पास p हो गया, p का वर्ग बटे 2m। तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला आ गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m, या p स्क्वायर बराबर किसके, 2m के, अतः p बराबर 2m के, p बराबर 2m के हो गया। ठीक है, तो इससे इसके ऊपर भी बेटा तमाम क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ क्वेश्चन हम बना लेते हैं यहां पर, जैसे हमसे कहा जाए कि भाई दो द्रव्यमान है m1 m2 और m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 m2 से बड़ा है और दोनों के संवेग बराबर है, तो पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा किसकी बड़ी होगी। ठीक है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान m1 व m2 है और m1 क्या दे रखा है, m2 से बड़ा, ये दो वस्तुओं के द्रव्यमान m1 व m2 है तथा उनके संवेग बराबर है, रेखीय संवेग बराबर है, उनके रेखीय संवेग बराबर है, उनके रेखीय संवेग कैसे हो रहे हैं, बराबर है, तो उनके गतिज ऊर्जा को तुलना करिए, तो उनकी गतिज ऊर्जा की तुलना करो, यानी गतिज ऊर्जा का कंपैरिजन करो, तुलना करो, यानी तुलना करने का मतलब है कि भाई गतिज ऊर्जा किसकी, m1 की बड़ी होगी या छोटी होगी। ठीक है, तो सोच के लगा सकते हैं आंसर, यही करिए, यहां देखो फॉर्मूला लिखे ही है मैंने कि गतिज ऊर्जा और जो रेखीय संवेग है वो आपस में संबंधित भी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं संवेग कैसे है, दोनों के बराबर, यानी P1 बराबर P2, P1 बराबर P2 के है। ठीक है, अब आपने देखा कि भाई P1 P2 के बराबर आ रहा है, अब यहां पर हम देखें हमें क्या करना है, K1 K2 का कंपैरिजन करना है। अब देखिए P1 P2 आपस में बराबर है। ठीक है, अब बेटा यहां पे आप देखें कि भाई K बराबर क्या है, K बराबर है P स्क्वायर बटे 2m। अब P1 P2 तो दोनों वस्तुओं के बराबर दे रखा है, यानी P1 P2 क्या है, नियत है, संवेग क्या है, नियत है, यानी P क्या हो गया, नियत हो गया, ये नियत हो गया, कांस्टेंट हो गया, अतः काइनेटिक एनर्जी किसके, व्युत्क्रमानुपाती हो गई द्रव्यमान के। भाई 2 तो कांस्टेंट है, इसका तो जिक्र करना बेकार है, P कांस्टेंट हो गया, इसको भी नहीं लिखा मैंने, समानुपात का चिन्ह जब लगाया तो बराबर और जो नियतांक है P और 2 इन्हें हटा दिया, तो अब ये क्या आ गया, गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसका मतलब बेटा जिसका द्रव्यमान बड़ा होगा उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। अब द्रव्यमान किसका बड़ा है, दे रखा है m1 बड़ा है m2 से, जब m1 बड़ा होगा तो k1 क्या होगा, k1 छोटा हो जाएगा k2 से। तो ये हमें यहां पर एक लॉजिक लिखना पड़ता है इस प्रश्न के उत्तर में। तो ये 2 नंबर का सवाल जनरली घरेलू एग्जाम में रखा जा सकता है। ठीक है ना, अब इसी क्वेश्चन में ये ऐसे भी कर सकता है कि गतिज ऊर्जा बराबर कर दे, m1 m2 के द्रव्यमान क्या है, यानी अगेन m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 m2 से बड़ा है, लेकिन अब बेटा संवेग की बजाय क्या बराबर है, गतिज ऊर्जाएं बराबर है, तो हमें संवेग की तुलना करनी है। फिर से कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है, तो इसको बनाइएगा कि भाई ये कैसे होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जाएं बराबर दे रखी है, m1 m2 से बड़ा है, तो किस वस्तु का संवेग या किस द्रव्यमान का संवेग बड़ा होगा। ठीक है, देख लें इसमें, तो बेटा आज इतना ही रखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगाएंगे और फिर गति का तृतीय नियम उसकी व्याख्या करेंगे।